नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पेपर जो है यूपी आरवीएनएल का पेपर है और ये किस डेट का है तो 17 जुलाई 2021 का है और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। हमने एक सीरीज़ चला रहा है, ये सीरीज़ नंबर 1 है और इसमें मैं प्रत्येक 2021 में होने वाले यूपी आरवीएनएल के पेपरों का डिस्कशन करेंगे। जो भी स्टूडेंट यूपी आरवीएनएल का फॉर्म फिल किए हैं, जो कि अभी न्यू वैकेंसी आई हुई है, तो वो इन क्वेश्चनों को देख करके यूपी आरवीएनएल के क्वेश्चन के लेवल को पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि 3 फेज इंडक्शन मशीन से है कि जब सर्पिबल स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की शुरुआत में घूर्णक रोटर प्रतिरोधक अधिक होता है तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो 3 फेज इंडक्शन मशीन में दो होती है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन और एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन। स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके रोटर पे 3 फेज स्टार वाइंडिंग होती है और वह एक रिहो स्टेट से कनेक्ट होती है। अब स्टार्टिंग में मोटर के हाई रेजिस्टेंस रखा जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो हाई रखे जाते हैं और जैसे जैसे मोटर स्पीड मैक्सिमम स्पीड की तरफ चलने लगती है, जाने लगती है, तो इस रेजिस्टेंस को हम घटाने लगते हैं। तो इससे यह फ़ायदा होता है कि करंट घट जाती है, करंट घट जाती है और करंट घटेगी तो इसका टार्क जो होता है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ इसका पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन का रेजिस्टेंस हाई रखने का यही मतलब होता है कि शक्ति गुणांक बढ़ेगा, धारा घटेगी और इसका टार्क भी बढ़ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अर्थिंग से ये क्वेश्चन है कि पट्टी का भू संपर्कन अर्थिंग के लिए जस्तेदार लौह या इस्पात पट्टी की मोटाई ... से कम नहीं होनी चाहिए। यदि जीआई है, गैल्वेनिस आयरन है, तो इसकी जो मोटाई होगी वो 6.30 mm की होगी। अगर यहीं पे कापर रहता तो इसकी मोटाई जो हम लेते वो 3.15 mm रखते। यही दो क्वेश्चन आते हैं और जीआई रहेगा तो 6.30 रहेगा और कापर रहेगा तो 3.15 mm रहेगा। फिलहाल यहाँ जीआई का पूछा गया है तो जीआई का आपका हो जाएगा 6.30, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि कापर का रहता तो 3.15 mm होता। अगला जो क्वेश्चन है ये ल्यूमिनस चैप्टर से है कि एमबी टाइप यानी मरकरी वेपर लैंप ऑपरेट एट ए हाई वेपर प्रेशर आप, मतलब मरकरी वेपर लैंप में जो प्रेशर बनाया जाता है वो कितना होता है। तो 5 से 10 एटमोस्फेयर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें कह रहा है कि ए सब्सटेंस दैट इज लो रिटेंटिविटी कैन बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ, मतलब कहने का है कि लो रिटेंटिविटी वाले मटेरियल के कहाँ हम यूज़ करेंगे। तो जिस मटेरियल की रेटेंटिविटी का मतलब होता है धारण शक्ति, कौन सा ऐसा लौह मटेरियल है जो अपने अंदर किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जा रहा है तो अपने अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कितना अवधारण कर लेता है, बचा लेता है, वही रिटेंटिविटी होती है, धारण शक्ति होती है। तो यदि जिस मटेरियल की रिटेंटिविटी हाई होगी और साथ ही साथ कोर्सिव फोर्स
निग्रह बल भी हाई होगा तो वो अस्थाई मैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। फिलहाल यहाँ रिटेंटिविटी लो कहा है, तो लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिव फोर्स वाले मटेरियल का प्रयोग हम अस्थाई मैग्नेट बनाने में करते हैं। तो अस्थाई में यहाँ देखिए परमानेंट मैग्नेट कहा है, तो परमानेंट मैग्नेट है तो इसके लिए हाई रिटेंटिविटी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन में भी परमानेंट मैग्नेट कहा है, तो यहाँ भी हम हाई रिटेंटिविटी का ही चुनाव करेंगे। बार मैग्नेट में भी हाई रिटेंटिविटी होती है और साथ ही साथ हाई कोर्सिव फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये एक प्रकार का अस्थाई मैग्नेट होता है या विद्युत चुंबक होता है, तो इसमें लो रिटेंटिविटी मैग्नेट का हम प्रयोग मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला जो है 5 नंबर की त्रिअवयव 3 फेज वाट मीटर में दाब और धारा कुंडली यानी के 3 समुच्चयन होते हैं, तो कुंडली के बीच फेज कोण का अंतर क्या होगा। यानी इसमें जो है कि 3 फेज वाट मीटर में दाब कुंडली और करंट कुंडली यानी दाब को हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं और इसको करंट कॉइल कहते हैं, इसमें जो एंगल होगा वो कितने का होगा। तो टोटल 360 डिग्री होता है और प्रत्येक जो होंगे वो 120 डिग्री पे होंगे, 120 डिग्री पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 120 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है कि संतुलित लोड स्टार या डेल्टा संयोजन के लिए खपत की गई टोटल शक्ति क्या होगी। तो इसमें 2 होते हैं, यदि फेज के क्रम में बोलें कि टोटल शक्ति खपत क्या होगा तो 3 VPH IPH cos फाई होता है, लेकिन यदि लाइन के पद में कहें टोटल पावर खपत तो P बराबर होता है √3 VL IL cos फाई हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे फेज के पद में दिया है तो हम PH लिखें, यहाँ आप P भी लिख सकते हैं जो कि ऑप्शन में दिया है तो यहाँ पे फेज के ही क्रम में दिया हुआ है, ये देखिए फेज के ऑप्शन जो ए है 2 VLIL, तो 2 VLI लाइन के पद में √3 होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा है 3 VPH IPH cos फाई, जो कि ये लिखे हैं हम, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा जो है √3 तो लगाया है लेकिन ये फेज के क्रम में है, फेज के क्रम में √3 नहीं होता है, लाइन के पद में होता है, तो ये भी नहीं, गलत हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। फिलहाल 2 ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत मामूली प्रारंभिक बलागुण होता है। जो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होती है उसमें स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो कम होता है सिंगल फेज मशीन में। अब सिंगल फेज मशीन में भी कई प्रकार की मोटरें हैं, स्प्लिट फेज इंडक्शन मशीन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन और परमानेंट कैपेसिटर मोटर, जिसे सीलिंग फैन भी हम कॉल्ड करते हैं। यहाँ पे जो होगा सिंगल फेज तो होगा, लेकिन सिंगल फेज में वो कौन सी होगी, तो जो प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर होगी वो होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रतिरोध प्रारंभ प्रेरण चालन मोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये है कैपेसिटर के आधार पर 3 प्रकार की सिंगल फेज में मशीन होती है, संधारित्र, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, इसका भी स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसका भी होता है। और सार्वत्रिक मोटर, जिसे हम यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं, तो ये डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, तो इसका भी हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ 1 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ मूविंग आयरन मीटर इज बेस्ड ऑन, मतलब कि मूविंग आयरन में किस इफेक्ट पे आधारित होता है। तो मूविंग आयरन जो है वो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे आधारित होता है। और मूविंग आयरन किस सप्लाई पे काम करता है, तो मूविंग आयरन जो होता है AC प्लस DC दोनों पे होता है। लेकिन अगर पूछता कि मूविंग कॉइल किस पे डिपेंड करता है, तो वो किस सप्लाई पे काम करता है, तो वो केवल DC पे सप्लाई पे काम करता है। फिलहाल यहाँ ऑपरेशन पूछा है, तो यहाँ ऑपरेशन में हम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे जो काम करता है वो वोल्टमीटर होता है। हीटिंग इफेक्ट पे आपका थर्मोकपल काम करेगा। और इंडक्शन इफेक्ट मोटर जनरेटर। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि सप्लाई टू नो बोल्ट क्वाइल इज DOL स्टार्टर इज मेंटेन्ड आफ्टर लूजिंग द स्टार्ट बटन स्विच थ्रॉट। DOL स्टार्टर जो होता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, और ये जो डिज़ाइन किया जाता है वो 3 HP से 5 HP में स्टार्ट किया जाता है, ये डिज़ाइन किया जाता है। अब इसमें 3 HP से 5 HP में डिज़ाइन किया गया, और इसका फुल फॉर्म जो हुआ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हुआ। तो इसमें कहा जा रहा है कि मेंटेन्ड आफ्टर लूजिंग द स्टार्ट बटन, मतलब किससे मेंटेन किया जाएगा स्टार्ट बटन थ्रॉट। तो ये जो होता है एक्सोलरी कॉन्टैक्टर होता है, सहायक कॉन्टैक्टर के द्वारा हम मेंटेन द लूजिंग आफ्टर स्विच करते हैं। स्टार्ट बटन जो होता है वो स्टार्ट करने के लिए होता है। ओवरलोड रिले जो होती है ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है, और स्विच स्टॉप बटन होता है रोकने के लिए। फिलहाल यहाँ पे DOL स्टार्टर में मेंटेन्ड आफ्टर लूजिंग स्विच थ्रॉट जो होता है वो एक्सोलरी कॉन्टैक्टर से कराया जाता है, सहायक कॉन्टैक्ट से कराया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और LED में निम्न में कौन सा लाभ नहीं है। तो LED में यहाँ ऑप्शन जो ए है कि LED के सिरों में जंग लग जाता है। LED की संरचना ऐसी होती है, इसमें 2 टर्मिनल निकलते हैं, तो इसमें कोई जंग यहाँ नहीं लगता है। चूँकि यहाँ लाभ नहीं है तो यही ऑप्शन हो जाएगा, वास्तव में इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा जो इसमें ऑप्शन है कि LED में कोई तंतु नहीं होता है, ये सही बात है कि LED में कोई तंतु नहीं होता है। LED को अधिक समय तक चला सकते हैं, इसकी जो लाइफ होती है वो 10,000 घंटा होती है। और LED जो होता है हमेशा ठंडा, मतलब LED के द्वारा जो एनर्जी कन्वर्जर होता है वो हीट में न हो करके, मतलब हीट कम से कम होता है, लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसलिए LED के द्वारा हम लाइट एनर्जी ज़्यादा पाते हैं और हीटिंग इफेक्ट इसमें कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि फंसे हुए चालक का आकार ... से निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ जब इंग्लिश साइड में इसको देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। जो भी कंडक्टर हैं उनका हम आकार निर्दिष्ट कर रहे हैं तो उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के द्वारा ही निर्धारित करते हैं, जो कि R बराबर रो L/A होता है। यही जो है कंडक्टर का A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। इसी के द्वारा किसी भी कंडक्टर के हम आकार को निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस बदलेगा, उसकी रजिस्टिविटी बदलेगी, उसकी लंबाई बदल जाएगी। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया हुआ है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये बदलने के वजह से आपका व्यास, त्रिज्या भी डिपेंड करेगी, चालक की लंबाई भी डिपेंड करेगी और चालक की संख्या भी डिपेंड करेगी। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर,
इसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ डॉट डॉट से निर्दिष्ट किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है EB इक्वल टू फाई ZNP/60A। EB जो है बैक ईएमएफ है, फाई जो है फ्लक्स है, जेड जो है चालक की संख्या है, और ये एन है, एन को कहेंगे उस मोटर जनरेटर की गति है, और उसमें पी कितने पोल हैं, और 60A होता है, ए का होता है मतलब पैरेलल रास्तों की संख्या। तो ये बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ को नियंत्रित करने के लिए हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम का प्रयोग करते हैं। कंट्रोलिंग यहाँ दिया है, तो कंट्रोलिंग करने के लिए हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहता कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम होता है, तो वो होता है फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम। और ये भी कहता कि जनरेटर की रोटेशन की दिशा किससे ज्ञात की जाएगी, तो फ्लोमिंग का दाएं हाथ का ही नियम होगा। लेकिन मोटर में रोटेशन की दिशा कैसे ज्ञात की जाएगी, तो वहाँ पे फ्लोमिंग का बाएं हाथ का नियम होता। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओम का नियम जानते भी हैं, किसी भी भौतिक परिस्थितियाँ जैसे नियत तापमान, नियत दाब हो, तो वहाँ पे ओम का नियम लागू होता है। और पूर्ण रूप से ओम का नियम कंडक्टिव पार्ट पर ही लगता है, जो कि R बराबर V/I होता है। और इसमें शर्त होती है कि किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर के सिरों पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम होता है। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन से रोधन सामग्री श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। तो रोधन सामग्री जो होती है वाई होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, एफ होता है और एच होता है। वाई जो होता है 90 डिग्री होता है, ए 105 डिग्री होता है, बी 130 डिग्री होता है और डी होता है 120 डिग्री, और सी जो होता है 180 डिग्री से ऊपर, और एफ जो होता है 155 डिग्री होता है, और एच जो होता है 180 डिग्री। एच 180 डिग्री होता है और सी जो है 180 से ऊपर होता है। अब इसमें अलग अलग मटेरियल होते हैं। वाई 90 है तो इसमें सूत, रेशम, सामान्य कागज होता है। ए जो है सूत, रेशम और तेल से भीगा कागज होता है। बी में होता है लेदराइड पेपर, अंपायर क्लॉथ और फाइबर होता है। तो यहाँ पे बी में पूछा है कि लेदराइड पेपर, अंपायर पेपर और अभ्रक हो जाए। यहाँ फिलहाल जो दिया हुआ है बी श्रेणी का, तो यहाँ अभ्रक हम देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि क्लैंप ऑन मीटर से धारा मापने के लिए आपको अनिवार्य रूप से क्या है। क्लैंप ऑन मीटर से एसी करंट को हम मेजर करते हैं और लाइव वायर में चलती हुई लाइन में हम करंट का मेजर करते हैं क्लैंप ऑन मीटर से, और एसी करंट मेजर किया जाता है। ऑप्शन जो है प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ये गलत हो जाएगा। मीटर स्विच को बोल्ट पर स्थिर रखकर नहीं, ये ऐसे लाइन जा रही है, इसमें हम क्लैंप मीटर लगा करके और यहाँ से रीडिंग लेते हैं। ऑप्शन जो सी है, चालक के चारों ओर जबड़ा का कर्तन करना चाहिए, जो कि ये जबड़ा है यहाँ से ओपन होता है और यहाँ से इस वायर को डाल के क्लोज कर दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि उपकरण का भू संपर्कन अर्थिंग उपकरणों को डॉट डॉट से बचाता है। किसी भी मशीन है, जैसे ये 3 फेज इंडक्शन मशीन है, 3 फेज इंडक्शन मशीन है, तो 3 फेज इंडक्शन मशीन में हम इसकी ग्राउंडिंग करते हैं। ग्राउंडिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि यदि किसी समय मोटर चलते चलते इसका इंसुलेशन कट के इसके बॉडी से टच कर जाए, तो जो लीकेज करंट फ्लो हुई, अब ऑपरेटर इसको टच करे तो उसको झटका न लगे, वो तुरंत
ग्राउंड हो जाए। तो किससे बचाया? लीकेज करंट से बचाया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, लीकेज करंट, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहा है। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है, जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, उसमें हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है, वहाँ से अचानक करंट फ्लो तेज हो जाती है, करंट अचानक फ्लो होने लगती है, तो वो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, किसमें कह रहा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में प्रत्येक डायोड से प्रवाहित होने वाली औसत धारा क्या होगी? ये औसत धारा पूछा है फुल वेव में। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है फुल वेव का, एक बनता है हाफ वेव का। तो हम हाफ वेव और फुल वेव में भी एक सेंटर टैप्ड होता है और एक ब्रिज होता है, तीनों का इसमें हम कंडीशंस बता देते हैं। यहाँ पे जो कहा है फुल वेव का कहा है डायोड का, तो जो डायोड होगा, डायोड में करंट का फ्लो होगा, हाफ वेव में इनपुट करंट के बराबर होगी। हाफ वेव में डायोड करंट इनपुट करंट के बराबर होगी, लेकिन फुल वेव के सेंटर टैप्ड और फुल वेव के ब्रिज, इस दोनों में इन डायोड करंट जो होगी वो इनपुट करंट का आधा होगी, यानी करंट बाई 2 हो जाएगा, आधा होगी, और इसमें भी आधा होगी इनपुट करंट का। ऑप्शन जो ए है वो लोड धारा और औसत मान का दोगुना नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा। दो ऑप्शन जो दिया है, लोड धारा का औसत मान, ये भी नहीं होगा। 3 जो है लोड धारा और औसत मान का चौथाई भी कहीं नहीं है। तीसरा जो है, चौथा जो ऑप्शन है, लोड धारा के औसत मान का आधा जो होगा फुल वेव का ही पूछा था, तो फुल वेव के सेंटर टैप्ड में भी आधा होगा और ब्रिज में भी आधा होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हाफ वेव में पूछता तो हाफ वेव में उस इनपुट करंट के बराबर करंट फ्लो होती, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये वाइंडिंग से क्वेश्चन लिया गया है कि ध्रुव अंतराल की गणना कीजिए। पोल पिच की गणना करनी है, तो पोल पिच की फार्मूला जो होता है वो खांचों की संख्या अपन ध्रुवों की संख्या, यानी खांचों को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि चालकों की संख्या बाई पोल की संख्या, तो ये पोल पिच का फार्मूला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। दूसरे में खांचों की संख्या बटा ध्रुवों की संख्या, और खांचों की संख्या को चालक हम कहेंगे, कितने चालक उसके खांचे में डालेंगे उसको जेड कहेंगे, और ध्रुवों की कुल संख्या पी हो जाएगी, तो ये फार्मूला हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाशमान अभिवाहक यानी ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई जो होती है वो ल्यूमेन होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लक्स जो होता है वो केवल ल्यूमेन का मात्रक होता है, ल्यूमेन का मात्रक लक्स या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या कैंडिला मीटर भी होता है। कैंडिला किसका होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, या ल्यूमेन बाई स्टेरेडियन होता है, और ल्यूमेन प्रति वाट किसी का मात्रक नहीं होता है, दक्षता का होता है। दक्षता का मात्रक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ल्यूमेन प्रति वाट। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 3 फेज मोटर चलाने के दौरान एकल फेजिंग होती है, तो मोटर का इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? 3 फेज इंडक्शन मशीन में सिंगल फेजिंग होने का मतलब होता है कि कोई भी 3 फेज इंडक्शन मशीन, अब 3 फेज इंडक्शन मशीन में दो प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मशीन होती है, एक स्क्वायरल गेज इंडक्शन मशीन होती है और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन होती है। तो ये मशीन जब चलती है और चलने के दौरान कोई एक फेज डिस्कनेक्ट हो जाता है और मोटर 2 फेज पे लगातार चलने लगती है, तो जब एक फेज डिस्कनेक्ट होता है और जब मोटर 2 फेज पे ही चलने लगती है तो इसी को हम सिंगल फेजिंग कहते हैं। तो जब सिंगल फेजिंग होगी तो मोटर में करंट का फ्लो पहले की तुलना में
इन दोनों फेजों में बढ़ जाएगी जब सिंगल फेजिंग होगी। और सिंगल फेजिंग में मशीन कुछ देर चलेगी और हाई करंट लेने लगेगी दोनों फेजों के द्वारा, तो कुछ देर चलने के बाद मोटर की कॉइल जो होगी बर्नआउट हो जाएगी, यानी जल जाएगी। ऑप्शन जो 4 नंबर में दिया हुआ है कि मोटर 2 फेज पे चलती रहती है, अतिरिक्त धारा का कर्षण करेगी, यानी अतिरिक्त धारा लेगी और वाइंडिंग के जलने की संभावना भी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि रोधन प्रतिरोध के लिए एक तार स्थापना का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की स्थापना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होता है अर्थिंग की क्षरण धारा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और किसी भी मशीन को हम ग्राउंडिंग करने का मतलब होता है उस जगह पे जो ऑपरेटर काम कर रहा है उसको प्रोटेक्शन देना, ताकि मशीन के जो फेज वायर होते हैं उसका इंसुलेशन कट के यदि बॉडी से टच कर जाता है तो उस ऑपरेटर को विद्युत झटका न लगे। जब उस मशीन के संपर्क में आए तो जो करंट वोल्टेज है वो ग्राउंड हो जाए, इसी से हम प्रोटेक्शन देते हैं और यही हमें ग्राउंडिंग करने का लाभ भी मिलता है। तो ऑप्शन जो ए है कि निर्धारित मान से अधिक क्षरण धारा का प्रवाह भू संपर्कन की ओर होना, और साथ ही साथ भू संपर्कन प्रतिरोध का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम से कम रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 1 सही हो जाएगा। अगला जो है 21 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 3 फेज मोटर में जब सीधे चालू किया जाता है तो उसकी प्रारंभिक धारा कितनी होगी जब इसे सीधे चालू किया जाता है। तो 3 फेज इंडक्शन मशीन की जो प्रारंभिक धारा होती है वो फुल लोड करंट का 5 से 8 गुना होती है, इसीलिए ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है पूर्ण लोड धारा के 5 से 8 गुना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता दें कि यदि मोटर 3 फेज इंडक्शन मशीन में यदि एचपी दिया हो और उसमें पूछे कि फुल लोड करंट क्या होगी, फुल लोड करंट, तो वो जो होती है वो एचपी का 1.5 गुना होती है फुल लोड करंट। अब इसमें एक और करंट पूछता है स्टार्टिंग करंट क्या होगी, तो स्टार्टिंग करंट जब पूछेगा तो वो फुल लोड करंट का 6 गुना या 5 गुना या 8 गुना या मतलब फुल स्टार्टिंग करंट जब हम निकालेंगे तो फुल लोड करंट का 5 गुना लिख सकते हैं या 6 गुना लिख सकते हैं, ये होता है। एक और इसमें आती है फ्यूजिंग कैपेसिटी 3 फेज इंडक्शन मशीन में फ्यूजिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो फ्यूजिंग कैपेसिटी इक्वल टू होता है फुल लोड करंट का 1.5 गुना, फुल लोड करंट का 1.5 गुना फ्यूज कैपेसिटी होता है। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 240 वोल्ट की एसी आपूर्ति की अनुमेय वोल्टता गिरावट क्या होती है। ये याद रखिएगा कि लो वोल्टेज जब रहेगा, लो वोल्टेज में जो अनुमान्य वोल्टता का गिरावट है मतलब छूट है तो ±5% होता है लो वोल्टेज में। अब मीडियम वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज में जो छूट होता है वो 12% का होता है, और यदि किसी उपकरणों को जब हम ऑन करते हैं तो उस पर वोल्टेज का जो ड्रॉप होना चाहिए वो ±3% होना चाहिए। फिलहाल यहाँ 240 वोल्ट की आपूर्ति के अनुमानीय में दिया है, तो यहाँ तो परफेक्ट जो होना चाहिए वो ±5% होना चाहिए, क्योंकि 240 वोल्ट लो वोल्टेज के ही श्रेणी में आता है। फिलहाल यहाँ किसी ऑप्शन में 5 वोल्ट नहीं दिया है, इस मजबूरन हमको 12% वाला मारना पड़ेगा, लो एंड मीडियम वाला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि हमको 5% किसी ऑप्शन में रहता तो हम उसको मारते हैं। अगला जो है 23 नंबर की किसी प्रत्यावर्तक में आर्मेचर संवाहकों में प्रेरित वोल्टेज, मतलब कोई भी मोटर या मशीन हो
डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, एसी मोटर, कोई भी मशीन हो उसके आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, प्रेरित वोल्टेज होता है, वो सदैव एसी प्रवृत्ति का होता है। अब हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करके लेते हैं। एसी चाहिए तो कोई भी कुछ नहीं लगाना है, स्लिप रिंग से डायरेक्ट या टर्मिनल बॉक्स से डायरेक्ट हम एसी सप्लाई ले लेंगे। लेकिन यदि हमको डीसी चाहिए तो इसी आर्मेचर के शाफ्ट पे कम्यूटेटर लगा देंगे और कम्यूटेटर के दोनों किनारों पे 2 ब्रश लगा देंगे और यहाँ से डीसी हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इस आर्मेचर में एसी तो पैदा हुआ। अब इस कम्यूटेटर का काम होता है, कम्यूटेटर 2 काम करता है। कम्यूटेटर के यदि आप इनपुट पे एसी देंगे तो हमें आउटपुट पर डीसी देता है। अगर कम्यूटेटर के इनपुट पर डीसी देंगे तो ये अपने आउटपुट पर हमें एसी देता है। फिलहाल यहाँ एसी है और हमें कम्यूटेटर से इसको गुजार के और ब्रश के द्वारा हम आउटपुट में ले रहे हैं, तो कम्यूटेटर के इनपुट पर हमने एसी दिया, आउटपुट में हमको डीसी देगा। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन जो पूछा था कि कोई भी मशीन हो उसके आर्मेचर में कौन सी वोल्टेज प्रेरित होती है, उत्पन्न होती है, तो सदैव एसी ही होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर की एक ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में मुख्य प्रणाली से बैटरी में परिवर्तन का समय क्या लगता है? तो परिवर्तन का जो समय होता है वो 0 होता है, इसमें कोई समय नहीं लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 0 समय लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है 25 नंबर कि जब विद्युत प्रतिरोध मापी सेतु हीट स्टोन ब्रिज में धारा मापी गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा है से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। देखिए यहाँ स्विच ऑफ है, तो इस स्थिति में ब्रिज कैसा है? इस फिगर को देख करके हमको बताना है कि ये ब्रिज किस अवस्था में संतुलित है या असंतुलित है, ओपन है या क्लोज है। तो ये रेजिस्टेंस 4 लगे हैं और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन ये होता है, वेरिएबल है। चलिए ठीक है। अब संतुलित ब्रिज होना है तो इसके लिए शर्त होती है कि जो गैल्वेनोमीटर है इसे करंट का फ्लो 0 होना चाहिए। यदि करंट का फ्लो 0 होगा तो वो ब्रिज संतुलित होता है, और यदि 0 नहीं है, 0 होके कुछ हो रहा है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 0.5 मतलब 0 ना होके कुछ हो रही है, तो वो होता है असंतुलित ब्रिज। फिलहाल यहाँ गैल्वेनोमीटर का जो स्विच लगाया गया है वो स्विच ऑफ है, यानी इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी करंट का फ्लो गैल्वेनोमीटर से 0 होगा तो ये ब्रिज संतुलित होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, संतुलित ब्रिज। तो दोस्तों इसमें हम 25 क्वेश्चन को ही रखते हैं, इसका 25 क्वेश्चन को ही हम एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पूरे यूपी आरवीएनएल के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन आपके बीच इसी तरीके से लाते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट यूपी आरवीएनएल की तैयारी करने वाले हैं वो इनमें उपस्थित प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखें। जब आप इसको देखेंगे तो यूपी आरवीएनएल के क्वेश्चन को लेवल पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।